नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी को सिर्फ एक नजर में सबका दिल जीतते हुए देखा है? वो लोग जो किसी भी कमरे में घुसे और माहौल बदल जाए। आज की कहानी एक ऐसे ही आम आदमी की है, रमेश, जिसने हाउ टू टॉक टू एनीवन की सीखों से अपनी जिंदगी बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। रमेश पुणे में एक आईटी कंपनी में काम करता था। मेहनती था, ईमानदार था, पर एक बड़ी दिक्कत थी। वो अच्छा बोल नहीं पाता था, न लोगों से खुल पाता था, न मीटिंग में आवाज निकाल पाता था। कभी कुछ बोलना भी हो तो दिल ऐसे धड़कता कि जैसे भीड़ में मंच पर खड़ा हो। दफ्तर में नए लोग आते, सब हंसते खेलते रहते, और रमेश कोने में अपनी चाय लेकर खड़ा। उसके दोस्त अक्सर कहते, भाई तू इतना तेज दिमाग वाला है पर बोलता ही नहीं, लोग तुझे जाने कैसे। रमेश के अंदर गुस्सा भी आता और दुख भी। एक दिन उसने सोचा, ये ऐसे नहीं चलेगा, बदलना पड़ेगा। उसी रात उसने एक किताब उठाई, हाउ टू टॉक टू एनीवन, ले लोन्स, और बस वहीं से रमेश की जिंदगी बदलनी शुरू हुई। अध्याय 1, पहला प्रभाव सबसे बड़ा हथियार। दोस्तों, किसी भी नए इंसान से मिलने के पहले कुछ ही पल होते हैं जब वो आपके बारे में अपनी पूरी राय बना लेता है। ऐसा नहीं कि वो आपको जानता है, पर आपकी चाल, आपके चेहरे का भाव, आपकी मौजूदगी, ये सब मिलकर तय कर देते हैं कि सामने वाला आपको कितना पसंद करेगा, कितना भरोसा करेगा और आपके साथ खुलकर बात करेगा या नहीं। इसी को किताब में पहला प्रभाव कहा गया है, और ये किसी भी बातचीत की सबसे बड़ी चाबी है। कहानी में रमेश की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जब भी वो किसी से मिलता, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती। आंखें नीचे, कंधे थोड़े झुके हुए, चेहरा एकदम गंभीर। लोग सोचते कि रमेश शायद बात ही नहीं करना चाहता या बहुत चिड़चिड़ा है, पर असल में रमेश ऐसा था नहीं। बस उसे पता नहीं था कि पहली झलक कितनी ताकतवर होती है। किताब की सबसे पहली सीख यही कहती है कि जब भी आप किसी नए इंसान के सामने आए, आपका चेहरा आपका दोस्त होना चाहिए, आपका असरदार हथियार। ज्यादातर लोग इस बात को हल्के में लेते हैं, जबकि ये वही चीज है जो सामने वाले के मन में आपके लिए जगह बनाती है। रमेश ने यह समझ लिया। उसने सोचा कि वो कुछ बड़ा नहीं करेगा, बस एक छोटी सी आदत डालेगा, हल्की, सच्ची मुस्कान। जब भी वो किसी से मिलता, चाहे कितनी ही जल्दी में हो, वो एक छोटी, गर्मजोशी भरी मुस्कान जरूर देता। ये मुस्कान न जबरदस्ती की थी, न बनावटी, बल्कि ये कहती थी कि हां, मैं तुम्हें देखकर खुश हूं। धीरे धीरे रमेश ने महसूस किया कि लोग उसके पास रुकने लगे, उससे बात करने लगे, उससे पूछने लगे कि कैसा चल रहा है। केवल चेहरे के एक छोटे से बदलाव ने उसके लिए नई दुनिया खोल दी। इस अध्याय का असली संदेश यही है, पहला प्रभाव शब्दों से नहीं, भाव भंगिमा से बनता है। आपके चेहरे की गर्माहट, आपकी आंखों की चमक, आपका हल्का सा सिर हिलाना, ये सब बिना बोले ही बता देता है कि आप कौन हैं और आपके साथ कैसा महसूस किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपको अपनापन दे, तो पहला कदम यही है। जब भी किसी के सामने जाए, चेहरा नरम रखिए, मुस्कान रखिए और आंखों से अपनापन दिखाइए। याद रखिए, पहला प्रभाव आपका मौन परिचय होता है और अक्सर यही आपकी पूरी पहचान तय कर देता है। अध्याय 2, बॉडी लैंग्वेज खेल पलट देती है। दोस्तों, हमारी देह बोलती है और कई बार शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। सामने वाला आपके मुंह से निकले हुए वाक्य नहीं, बल्कि आपके शरीर की चाल, आपके हाथों की हरकत, आपके बैठने खड़े होने का तरीका सब पढ़ता है। यही वजह है कि बॉडी लैंग्वेज किसी भी बातचीत का आधा खेल पहले ही तय कर देती है। रमेश की कहानी में यही सबसे बड़ी कमी थी। जब वो ऑफिस में चलता था, उसके कंधे थोड़े झुके रहते, चलते वक्त कदम तेज तेज और घबराए हुए होते। बात करते समय वो अपने हाथों को कसकर पकड़ लेता,
जैसे कोई गलती कर बैठा हो। और सबसे ज्यादा उसकी आंखें इधर उधर घूमती रहती थी, जैसे वो खुद को लेकर आश्वस्त ही नहीं था। अब इसे सामने वाला कैसे समझता? वो सोचता, ये इंसान या तो घबराया हुआ है या भरोसे लायक नहीं। हालांकि दोनों बातों में से कोई भी सच नहीं थी, पर उसकी देह वही दिखा रही थी। किताब की दूसरी बड़ी सीख यही कहती है कि दुनिया आपको आपकी चाल ढाल से पहचानती है, न कि आपकी बातें सुनकर। रमेश ने यह समझ लिया। उसने अपनी पहली आदत बदली, सीधी कमर। हर जगह जाते समय वो अपनी पीठ सीधी रखता, दोनों कंधे हल्के से पीछे और शरीर बिल्कुल स्थिर। उसने दूसरी आदत डाली, धीमी, संतुलित चाल। तेज तेज भागना उसे खुद घबराया हुआ दिखाता था। उसने सीखा कि धीरे, नियंत्रित कदम चलने से इंसान अपने आप ताकतवर लगता है। और सबसे तीसरी महत्वपूर्ण आदत, खुले हाथ और खुले हाव भाव। जब भी वो किसी से बात करता, हाथों को सीने पर बांधने के बजाय आराम से बगल में रखता। कभी कभार हल्के से हाथ के इशारे के साथ बात करता, जो ये दिखाता कि वो सहज है, खुला है और बातचीत में दिल से शामिल है। कुछ ही हफ्तों में ऑफिस में बदलाव दिखाई देने लगा। कई लोग जो पहले रमेश को शांत या अलग समझते थे, अब बताते, रमेश, आजकल तू बहुत आत्मविश्वासी लगता है। तेरी चाल में दम दिखता है। तेरे आसपास रहकर अच्छा लगता है। और रमेश मुस्कुरा देता। असल में उसने सिर्फ अपने शरीर को बोलना सिखाया था। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, आपका शरीर आपकी सबसे ऊंची आवाज है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको भरोसेमंद, मजबूत और सहज समझें, तो अपनी चाल, अपने कंधे, अपने हाथ और अपने चेहरे को खुला और स्थिर रखिए। याद रखिए, शरीर पहले बोलता है, शब्द बाद में। अध्याय 3, बात शुरू करने का जादू। दोस्तों, किसी भी नए इंसान से बातचीत शुरू करना सबसे मुश्किल कदम होता है। ज्यादातर लोग वही अटक जाते हैं। दिल धड़कना शुरू, दिमाग खाली और मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। मामला ऐसा लगता है जैसे सामने वाला कोई बड़ा पहाड़ हो और हमें चढ़ना ही ना आए। रमेश के साथ भी यही परेशानी थी। वो ऑफिस में किसी से कुछ कहना चाहता था, पर जब भी किसी के पास जाने की हिम्मत करता, अचानक मन में सवाल उठता, क्या बोलूं? कहां से शुरू करूं? अगर सामने वाला जवाब न दे तो? और बस वो चुप होकर वापस अपनी सीट पर लौट आता। किताब की तीसरी सीख इसी डर को खत्म करती है। इसमें कहा गया है, बात की शुरुआत भारी नहीं, हल्की होनी चाहिए। छोटी सी पंक्ति, छोटा सा इशारा और बस संवाद बहने लगता है। रमेश ने यही सीख लागू की। उसने सबसे पहले समझा कि बात शुरू करने के लिए किसी गहरी या बड़ी बात की जरूरत नहीं। बात का शुरू होना ही असली जादू है। धीरे धीरे रमेश ने कुछ छोटे छोटे तरीके अपनाए। पहला तरीका, हल्की तारीफ। जैसे किसी का पहनावा अच्छा लगे तो बस इतना कहना, ये रंग आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, या आपका बैग काफी अलग है। लोग तारीफ सुनना पसंद करते हैं और बात अपने आप आगे बढ़ जाती है। दूसरा तरीका, आसपास की किसी चीज पर टिप्पणी। रमेश अक्सर कहता, आज मौसम कितना अच्छा है ना, या कैंटीन में आज चाय थोड़ी मीठी है ना? ये बातें मामूली लगती हैं, पर सामने वाला तुरंत जुड़ जाता है, क्योंकि ये हल्की, आसान, बिना दबाव वाली शुरुआत होती है। तीसरा तरीका, एक आसान सवाल, जैसे कैसा चल रहा है, आज आपका दिन कैसा रहा? इन छोटे सवालों में गर्माहट होती है, कठिनाई नहीं। शुरुआत जितनी हल्की, बातचीत उतनी सहज। और जादू तो तब हुआ जब रमेश ने पहली बार कैंटीन में अपने एक सहकर्मी से हल्की सी तारीफ करके बात शुरू की। सामने वाला इतना खुश हुआ कि खुद ही 5 मिनट बातचीत करता रहा। रमेश को लगा, इतना आसान था, मैं तो बेवजह डर रहा था। उस दिन रमेश को समझ आया कि बात का जादू शुरुआत में नहीं, शुरुआत करने की हिम्मत में छुपा है। एक हल्का सा वाक्य और पूरी दुनिया खुल सकती है।
और यही इस अध्याय का सार है। बात शुरू करने के लिए भारी शब्द नहीं, हल्की बातचीत चाहिए। लोग सरल शुरुआत को तुरंत अपनाते हैं। बस पहला कदम बढ़ाइए, बात अपने आप आगे बढ़ेगी। अध्याय 4, सुनने की कला बोलने से बड़ी होती है। दोस्तों, हम सभी ये मान लेते हैं कि अच्छी बातचीत का मतलब है अच्छा बोलना, पर सच इसका उल्टा है। बातचीत का असली राजा वो नहीं होता जो बहुत बोलता है, बल्कि वो होता है जो बहुत अच्छे से सुनता है। रमेश ने अपनी जिंदगी में पहली बार ये सच्चाई तब महसूस की जब उसे समझ आया कि लोग उससे खुलकर बात ही नहीं करते। उसे हमेशा लगता था कि शायद उसकी बातें असरदार नहीं, या शायद वो सही शब्द नहीं चुनता। पर असली कारण ये था, वो सामने वाले को पूरा ध्यान नहीं देता था। जब कोई बात करता था, रमेश बीच बीच में अपनी बात जोड़ देता, कभी फोन चेक कर लेता, कभी दूसरे तरफ देख लेता, और सामने वाले को यह संकेत मिलता कि रमेश असल में सुन ही नहीं रहा। इसीलिए संबंध ठंडे पड़ जाते थे। किताब की चौथी सीख यही कहती है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आप पर भरोसा करें, तो बोलने से ज्यादा सुनने की कला सीखिए। रमेश ने इस अध्याय को पढ़कर अपनी आदत बदलने का फैसला किया। उसने 3 बड़े बदलाव किए। पहला बदलाव, पूरे ध्यान से सुनना। जब भी कोई उससे बात करता, रमेश अब फोन दूर रख देता। उसका चेहरा सामने वाले की तरफ होता और उसकी आंखें कहती, हां, मैं यहां हूं और मैं तुम्हें सुन रहा हूं। सिर्फ ये बदलाव इतना असरदार था कि लोग रमेश के पास अपनी बातें शेयर करने लगे। दूसरा बदलाव, बीच में न बोलना। पहले रमेश हर बात पर अपनी राय जोड़ देता था। अब उसने खुद को रोकना सीखा। सामने वाला जब तक अपनी बात पूरी न कर ले, वो बस शांत रहकर सुनता। और कई बार सामने वाला बोलते बोलते खुद ही अपनी समस्या का हल ढूंढ लेता था। रमेश समझ गया, कई बातचीत में जवाब की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चे श्रोता की जरूरत होती है। तीसरा बदलाव, छोटे छोटे संकेत देना। रमेश सुनते समय हल्के से सिर हिलाता, कभी अच्छा जैसे छोटे संकेत देता, जो ये दिखाते कि वो पूरी बातचीत में शामिल है। ये संकेत सामने वाले को भावनात्मक सुरक्षा देते हैं। उसे लगता है, मेरी बातों की कीमत है, कोई मुझे समझ रहा है। और दोस्तों, यही तो इंसान चाहता है, समझा जाना, सुना जाना। धीरे धीरे रमेश के रिश्ते बदलने लगे। जो लोग पहले सिर्फ औपचारिकता में बात करते थे, अब दिल खोलकर बातें करने लगे। कई लोग उसके पास सलाह लेने आए, कई लोग अपने मन की बातें बताते रहे। रमेश के लिए ये एक नया अनुभव था। उसे लगा, कभी कभी बस चुप रहकर ध्यान से सुनना सबसे बड़ा जादू होता है। और यही इस अध्याय का सार है। बोलने से आप अपना ज्ञान दिखाते हैं, लेकिन सुनने से आप अपना दिल दिखाते हैं। अच्छे श्रोता के पास हमेशा लोग लौट कर आते हैं, क्योंकि सबको कोई चाहिए जो उन्हें सच में सुन सके। अध्याय 5, सामने वाले का नाम जादू होता है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान के लिए सबसे प्यारी आवाज कौन सी होती है? उसका अपना नाम। जब कोई हमारा नाम लेकर हमसे बात करता है, तो हमें महसूस होता है कि वो हमें पहचानता है, हमें सम्मान देता है, और हमारी मौजूदगी उसके लिए मायने रखती है। यही इस अध्याय का जादू है। सामने वाले का नाम आपका सबसे बड़ा रिश्ता बनाने वाला मंत्र होता है। रमेश पहले लोगों के नाम जल्दी भूल जाता था। कभी किसी से मिलता और अगले ही दिन उसका नाम याद नहीं रहता। ऑफिस में जब वो किसी सहकर्मी से बात करता, नाम याद न होने पर वो बातचीत शुरू ही नहीं कर पाता था। कई बार सामने वाला महसूस कर लेता कि रमेश को उसका नाम याद नहीं, और वहीं से रिश्ता कमजोर होने लगता। किताब की 5वीं सीख यही बताती है कि किसी का नाम याद रखना मतलब उसके भीतर की दुनिया को सम्मान देना। आप शब्द नहीं बोलते, बल्कि सामने वाले के दिल के दरवाजे खोलते हैं। रमेश ने ये सीख अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला किया। पहला कदम, पहली बार सुनते ही नाम दोहराना। जब कोई अपना नाम बताता, रमेश तुरंत हल्के से दोहराता, ओ रोहित।
अच्छा लगा रोहित जी। ये दोहराने से नाम दिमाग में बैठ जाता था और सामने वाले को भी महसूस होता था कि उसकी अहमियत है। दूसरा कदम, बातचीत में नाम का इस्तेमाल करना। अब जब भी रमेश किसी से बात करता, वो बीच बीच में उसका नाम लेता। जैसे, हाँ रोहित, आपकी बात सही है, या संगीता जी, ये तरीका बहुत अच्छा है। नाम सुनते ही सामने वाले के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती। उसे महसूस होता, हाँ, मेरी कद्र है, मैं महत्वपूर्ण हूं। तीसरा कदम, नाम को याद रखने की छोटी तरकीब। रमेश ने एक आसान तरीका अपनाया। किसी व्यक्ति को उसके चेहरे की किसी खास बात से जोड़ लेना, जैसे बालों का स्टाइल, चश्मा, मुस्कान या पहनावे का कोई अंदाज। ये छोटी सी छवि नाम को लंबे समय तक दिमाग में रखती थी। और फिर हुआ जादू। एक दिन ऑफिस की चाय की लाइन में रमेश ने एक नए कर्मचारी से बात शुरू की। नाम सुना, दोहराया, फिर बातचीत में 2 बार उसका नाम लिया। अगले दिन वही कर्मचारी दूर से देखकर बोला, अरे रमेश जी, कैसे हैं? कल की बात बहुत अच्छी लगी थी। रमेश हैरान था। उसने सिर्फ उसका नाम याद रखा और सामने वाले के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली। धीरे धीरे रमेश जहां भी जाता, लोग उससे खुलकर बात करते, उसे याद रखते, उसे अपनापन देते। क्योंकि रमेश अब सिर्फ बातचीत नहीं करता था, वो हर इंसान को उसका महत्व भी देता था। और यही इस अध्याय का सार है। किसी का नाम लेना सिर्फ बोलना नहीं होता, ये सामने वाले के दिल को छूना होता है। नाम में पहचान है, अपनापन है और एक अदृश्य रिश्ता है। जब आप नाम याद रखते हैं, लोग आपको कभी नहीं भूलते। अध्याय 6, सामने वाले की शैली अपनाओ। शाम का समय था। रमेश एक बीच कैफे में बैठा काम कर रहा था। तभी उसके पास एक अमेरिकी क्लाइंट आया, मिस्टर जॉनसन। पहली मुलाकात थी, पर रमेश अब बदल चुका था। उसने नाम याद रखा, जो जॉनसन तुरंत नोटिस कर गया। बॉडी लैंग्वेज ओपन रखी, ध्यान से सुना, बातचीत आसानी से शुरू की। लेकिन आगे की चुनौती अलग थी। मिस्टर जॉनसन बहुत तेज बोलता था, हाथों से ज्यादा इशारे करता था और उसकी बातों में उत्साह भरा हुआ था। रमेश ने महसूस किया कि जॉनसन की शैली एनर्जेटिक, तेज, सीधी और हाई टेम्पो थी। अगर रमेश अपनी शांत, धीमी और सिस्टमैटिक बोलने की शैली रखता, तो दोनों के बीच स्वाभाविक कनेक्शन कम बनता। रमेश को लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर अध्याय 6, सामने वाले की शैली अपनाओ याद आया। उसने सोचा, अगर मैं जॉनसन के बोलने के टेम्पो, टोन और बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा मैच करूं, तो हमारी ट्यूनिंग और भी अच्छी हो जाएगी। और यही हुआ। रमेश ने कैसे सामने वाले की शैली अपनाई? 1, टेम्पो मैच किया। यदि जॉनसन तेज बोलता था, रमेश भी थोड़ा तेज बोलने लगा, जितना उसके लिए नेचुरल लगे। 2, एनर्जी लेवल मैच किया। जॉनसन उत्साह में बोल रहा था, रमेश भी ऊर्जावान टोन में बात करने लगा। 3, बॉडी मूवमेंट्स मैच किए। जॉनसन हाथों से बहुत एक्सप्रेसिव था, रमेश ने भी अपने हाव भाव थोड़े एक्सप्रेसिव कर लिए। 4, बातचीत की शैली अपनाई। जॉनसन सीधा मुद्दे पर आने वाला इंसान था, रमेश ने भी कहानी या डिटेल्स कम करके सीधी सादी और पॉइंट टू पॉइंट बात की। जॉनसन की आंखों में एकदम से चमक आ गई। वो बोला, रमेश, आई रियली लाइक योर वाइब, वी कनेक्ट सो वेल। और यही खेल पलट गया। जहां दूसरे लोग जॉनसन को ओवर एनर्जेटिक समझकर दूरी बना लेते थे, वही रमेश उसकी स्टाइल को अपनाकर, उसकी एनर्जी को मिरर करके, उसके टेम्पो को मैच करके सीधे उसके फेवरेट कनेक्शन लिस्ट में पहुंच गया। सामने वाले की टोन, टेम्पो, एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज, बातचीत की शैली को हल्का सा मैच कर देने से आप तुरंत उसके टाइप बन जाते हैं। यही कारण है कि रमेश और जॉनसन की बातचीत इतनी स्मूथ चली कि उसी शाम जॉनसन ने रमेश को अपनी कंपनी के लिए बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर कर दिया। अध्याय 7, आंखों का संपर्क रिश्ते बनाता है।
जॉनसन के साथ मीटिंग के बाद रमेश एक अलग ही आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वो बीच की ओर जाते हुए सोच रहा था कि कैसे उसने बॉडी लैंग्वेज से खेल पलटा, बातचीत शुरू करने की कला अपनाई, सुनना सीखा, नाम याद करने का प्रभाव देखा, सामने वाले की शैली अपनाकर तुरंत कनेक्शन बनाया। पर आज उसके सामने एक और चुनौती थी, आई कांटेक्ट, जिसे समझना आसान है पर सही तरीके से इस्तेमाल करना एक गहरी कला है। रात को बीच पर एक फायर पिट मीटअप होने वाला था, जिसमें दुनिया भर के लोग इकट्ठा होते थे। रमेश भी उत्साहित था, क्योंकि ये नेटवर्किंग का शानदार मौका था। जैसे ही वो पहुंचा, वहां एक महिला अकेली बैठी थी, एलिना, एक स्पेनिश ट्रैवल फोटोग्राफर। रमेश ने मुस्कुराकर हाय कहा और पास बैठ गया। पहली बात तो ठीक थी, पर आगे बातचीत तभी बनेगी जब कनेक्शन बनता, और वो कनेक्शन सबसे तेजी से बनता है आंखों के संपर्क से। आंखों का संपर्क, असली खेल। एलिना शुरू में थोड़ा रिजर्व लगी। रमेश ने पहले ही दिन सीखा था, लोगों को समझने से पहले उन्हें महसूस कराऊं कि वे दिख रहे हैं, सुने जा रहे हैं। उसने हल्का सा नेचुरल आई कांटेक्ट बनाया, न ज्यादा देर तक, न ज्यादा कम। और ये हुआ। एक, जब एलिना बोलती, रमेश 70% समय आई कांटेक्ट रखता। इससे एलिना को लगा कि रमेश वास्तव में सुन रहा है, जज नहीं कर रहा। 2, जब रमेश बोलता, वो थोड़ी देर रुककर लौटकर उसकी आंखों में देखता। इससे उसकी बातों में वजन दिखाई देता। 3, रमेश की नजरें सॉफ्ट और स्माइलिंग थी, इंटेंस नहीं। इससे भरोसा बना, डर नहीं। 4, उसने बीच बीच में हल्के ब्रेक दिए ताकि आंखों का संपर्क स्वाभाविक लगे। इससे बातचीत बिल्कुल फ्लो में रही। पहले 5 मिनट में जो लड़की थोड़ा दूरी बनाए थी, बातचीत के 20 मिनट बाद वही एलिना हंस रही थी, खुलकर बात कर रही थी और अपने कैमरे की फोटो दिखा रही थी। उसने कहा, रमेश, यू मेक पीपल फील वेरी हर्ड, आई लाइक दैट। और रमेश समझ गया, आंखों का संपर्क सिर्फ नजरें मिलाना नहीं होता। ये सामने वाले की आत्मा को यह महसूस कराना होता है कि वह महत्वपूर्ण है। उस रात एलिना ने ही रमेश को नए लोगों के एक बड़े ग्रुप से मिलवाया। फिर नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज, नए प्रोजेक्ट, सब कुछ एक छोटी सी कला पर टिका था, आई कांटेक्ट। अगर आप भरोसा बनाना चाहते हो, रिश्ता गहरा करना चाहते हो, किसी को सुनने का एहसास दिलाना चाहते हो, कनेक्शन तुरंत बनाना चाहते हो, तो आंखों का संपर्क आपकी सबसे शक्तिशाली सुपर पावर है। ध्यान रखो, नरम नजरें, स्माइलिंग आंखें, 60 से 70% आई कांटेक्ट, नेचुरल ब्रेक। आप किसी भी इंसान को आरामदायक और कनेक्टेड महसूस करा सकते हैं। अध्याय 8, हास्य की हल्की चुटकी पर बचकर। फायर पिट वाली रात के बाद रमेश का आत्मविश्वास आसमान पर था। एलिना के साथ उसकी बातचीत, आंखों का संपर्क, मुस्कान, सबने मिलकर उसे महसूस कराया कि वो अब बातचीत की दुनिया को समझने लगा है। अगले दिन डूबते सूरज के समय बीच पर एक गेट टुगेदर गेम चल रहा था। सबको हंसाए बिना हंसाना। लोगों से कहा गया था कि माहौल को हल्का फुल्का रखें, पर किसी की भावनाओं का मजाक न बने। यही वो जगह थी जहां रमेश को अगला सबक सीखना था। हल्की चुटकी का जादू, पर सीमा के भीतर। कहानी, जब रमेश ने सीखा कि मजाक दिमाग को जोड़ता है, दिल नहीं तोड़ता। उस गेम में रमेश की टीम में 5 लोग थे, एलिना, देव, दिल्ली का, कनिका, मुंबई की, और 2 विदेशी टूरिस्ट। सब लोग हंसते खेलते शामिल हो रहे थे। देव लगातार मजाक कर रहा था, कभी किसी के एक्सेंट का, कभी किसी की ऊंचाई का, कभी किसी की चाल का। शुरू में लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदल गया। कनिका का चेहरा सख्त हो गया और एक विदेशी लड़की ने तो देव से थोड़ा दूर जाकर बैठना शुरू कर दिया। एलिना ने धीरे से रमेश से कहा, हास्य अच्छा है, लेकिन गलत जगह चोट कर दे तो रिश्ता वही खत्म हो जाता है। रमेश ने सोचा, क्या मैं भी कभी मजाक में हद पार कर देता हूं? उसी समय रमेश ने फैसला किया
कि वो अपना नया तरीका आजमाएगा। हल्की चुटकी जो माहौल हल्का कर दे, किसी की भावनाओं पर वार नहीं। टीम को एक टास्क मिला, अपने बारे में एक मजेदार बात बताओ, लेकिन किसी दूसरे का मजाक सीधे न उड़ाओ। रमेश खड़ा हुआ और बोला, दोस्तों, मैं इतना शर्मीला था कि शादी में जब मुझसे पूछा गया लड़की कैसी लगी, तो मैंने कहा, मम्मी आप बता दो। मैं तो देखकर भी कुछ कह नहीं पाता। सब हंस पड़े, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची। रमेश खुद पर हंसा और लोग उससे ज्यादा करीब महसूस करने लगे। ये देखकर कनिका भी मुस्कुरा दी और वो विदेशी लड़की भी आराम से उसकी तरफ देखने लगी। एक, खुद पर हल्की चुटकी लेना सबको सुरक्षित महसूस कराता है। इससे लोग समझते हैं कि आप विनम्र और सहज हो। 2, किसी की शारीरिक बनावट, भाषा, कपड़े या व्यक्तिगत बातों पर मजाक कभी न करें। यह हानिकारक हास्य है। 3, माहौल के हिसाब से हास्य चुनो। अगर सामने वाला गंभीर मूड में है तो मजाक चुप सकता है। 4, मुस्कान के साथ बोलो। तुम्हारा टोन ही बताता है कि तुम चोट पहुंचाना नहीं बल्कि माहौल हल्का करना चाहते हो। गेम खत्म होने के बाद कनिका रमेश के पास आई और बोली, तुम्हारा मजाक बहुत साफ था। तुमने किसी को नीचा नहीं दिखाया। अच्छा लगा। देव भी थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, यार, लगता है लाइन क्रॉस कर गया मैं। शुक्रिया याद दिलाने के लिए। और रमेश समझ गया, सही हास्य रिश्ते बनाता है, गलत हास्य रिश्ते तुरंत तोड़ देता है। वो दिन रमेश की संवाद यात्रा का सबसे भावनात्मक दिन था। हास्य है तो बहुत ताकतवर, लेकिन ये एक तेज धार वाली तलवार की तरह है। ठीक इस्तेमाल करो तो दिल जीतता है, गलत जगह चलाओ तो दिल दुख जाता है। अगर आप चाहते हो सामने वाला आरामदायक महसूस करे, माहौल हल्का हो, बातचीत सहज हो जाए, लोग आपकी मौजूदगी पसंद करें, तो याद रखो, हल्के, नरम और आत्मव्यंग्य वाले मजाक किसी की कमजोरी पर नहीं, किसी के व्यक्तित्व पर नहीं, सिर्फ माहौल में मिठास के लिए। यही है सच्चा संवाद विद्या का हास्य। अध्याय 9, बातचीत में छोटी छोटी जीत। हवाओं में हल्की ठंडक आ रही थी। बीच के उस शाम ने रमेश को मानो बदल ही दिया था। वो महसूस कर रहा था कि पहला प्रभाव, बॉडी लैंग्वेज, आंखों का संपर्क, हल्का हास्य, सबने उसे एक नया इंसान बना दिया है। लेकिन फिर भी वो सोच रहा था, क्या बड़ी बातचीत सिर्फ बड़ी बातों से बनती है, या फिर छोटी छोटी जीतें ही असली रिश्ता बनाती हैं? यही बात उसे उस शाम सच में समझ आने वाली थी। कहानी, जब रमेश ने जाना कि छोटी जीतें बड़ी दोस्ती बनाती है। अगली सुबह बीच पर सब लोग एक छोटे से ब्रीफ इंटरैक्शन गेम के लिए इकट्ठा हुए। नियम यह था, जिससे भी मिलो 2-3 छोटी जीतें क्रिएट करो। कोई बड़ा जादू नहीं, बस छोटे छोटे पल जहां सामने वाला बेहतर महसूस करे। रमेश को यह नया लगा। वो सोच रहा था, छोटी जीत मतलब क्या? और तभी वे लोग एक गोल घेरे में खड़े हुए। हर किसी को एक नया साथी दिया गया। इस बार रमेश के सामने था आदित्य, बेंगलुरु का एक सॉफ्ट स्पोकन लड़का। शुरुआत में आदित्य थोड़ा घबराया हुआ लगा। हाथ बार बार कपड़ों से खेलना, बात करते समय नीचे देखना, जैसे वो खुद को छोटा महसूस कर रहा हो। रमेश ने सोचा, यही तो मौका है छोटी छोटी जीतें देने का। छोटी जीत 1, सामने वाले को आराम देना। रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई, पहली बार इतने अनजान लोगों के बीच आया हूं। मैं भी थोड़ा नर्वस रहता हूं। तू अकेला नहीं है। बस इतना कहते ही आदित्य के चेहरे पर सुकून आ गया। उसे लगा कि कोई उसे समझ रहा है। पहली जीत, आराम। छोटी जीत 2, छोटी बात को भी महत्व देना। आदित्य ने धीरे धीरे बताया कि उसे रात में आसमान देखने का शौक है। पहले तो वो ये बात बताने में झिझक रहा था, पर रमेश ने तुरंत कहा, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। इतने लोग फोन में घुसे रहते हैं, तूने आसमान चुन रखा है। ये तो कमाल की आदत है। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसकी छोटी बात भी कीमती है।
दूसरी जीत महत्व। छोटी जीत 3, छोटी सलाह जो ताकत दे। रमेश ने धीरे से कहा, देख, तू अच्छी बातें कर रहा है, पर बस थोड़ा ऊपर देखकर बोल। तेरी बातें और दिलचस्प लगेंगी। एक बार ट्राई कर, गजब असर दिखेगा। आदित्य ने कोशिश की और सचमुच उसका चेहरा खुला खुला सा लगने लगा। तीसरी जीत ताकत। छोटी जीत 4, संतुलित तारीफ। बातचीत के दौरान रमेश ने आदित्य से कहा, यार, तेरी आवाज बहुत शांत है। तेरे साथ बात करके मन शांत होता है। ये तेरी बड़ी ताकत है। आदित्य शर्माते हुए मुस्कुराया। उसकी झिझक आधी खत्म हो गई। चौथी जीत आत्मविश्वास। कुछ ही मिनटों की छोटी छोटी जीतों ने आदित्य को पूरी तरह बदल दिया। वो अब ऊंची आवाज में बोल रहा था, लोगों से मिल रहा था और एक नया उत्साह उससे झलक रहा था। और गेम के अंत में सबके सामने जब सबसे दोस्ताना प्रतिभागी का नाम लिया गया तो वो आदित्य ही था। वो दौड़कर रमेश के पास आया और बोला, भाई, आज अगर मैं खुलकर बात कर पाया हूं तो तेरी वजह से। तूने छोटी छोटी बातें पकड़कर मुझे बड़ा महसूस कराया। रमेश मुस्कुराया क्योंकि उसने आज एक गहरी सच्चाई सीख ली। बातचीत अक्सर बड़ी बातों से नहीं, छोटे छोटे विजयी पलों से बनती है, जहां सामने वाला थोड़ा बेहतर महसूस करता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी तरफ खिंचे आएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें और आपके साथ गहरे रिश्ते बने, तो याद रखो, छोटी जीतें 2, आराम, महत्व, आत्मविश्वास और हल्की सलाह। सामने वाले को थोड़ा सा बेहतर महसूस कराओ। उसे महसूस कराओ कि वो किसी योग्य है। ये भाव ही रिश्तों की सबसे मजबूत नींव बनाता है। सच तो ये है, लोग बड़े बड़े शब्द नहीं याद रखते, पर ये हमेशा याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। अध्याय 10, असली कमाल। अपनी खुद की पहचान बनाओ। समुद्र किनारे की वो शांत रात, हवा में नमकीन खुशबू और तंबुओं के बीच टिमटिमाती रोशनी रमेश की पूरी यात्रा जैसे उसके सामने खड़ी थी। पहला प्रभाव, बॉडी लैंग्वेज। नाम याद रखना, आंखों का संपर्क, हल्का हास्य, छोटी जीतें, सब कुछ उसने सीखा। लेकिन आज उसे एक बात चुभ रही थी, क्या मैं ये सब दूसरों जैसा बनने के लिए कर रहा हूं, या मैं अपनी असली पहचान बना पा रहा हूं? यही सवाल आज उसे उसके सबसे बड़े सबक तक ले जाने वाला था। कहानी, जब रमेश ने दुनिया की नहीं, अपनी पहचान पहचानी। समुद्र किनारे एक छोटा सा संगीत कार्यक्रम चल रहा था। हर कोई अपनी कला दिखा रहा था। कोई गिटार बजा रहा था, कोई गा रहा था, कोई कविताएं सुना रहा था। सबसे अहम बात, हर व्यक्ति अपनी पहचान के साथ चमक रहा था। रमेश किनारे खड़ा देख रहा था। एलिना वहां थी। देव, कनिका, सब अपने अपने अंदाज में मस्त थे। और उसी वक्त एक बुजुर्ग संगीतकार मंच पर आया। उसने गिटार बजाते हुए कहा, दुनिया में सबसे सुरीली आवाज वो होती है जो अपनी हो, किसी की कॉपी नहीं। ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। रमेश को लगा जैसे ये बात सीधा उसी के लिए कही गई हो। उसने सोचा, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अपनाया, लेकिन मेरी अपनी खासियत क्या है? ये सवाल किसी भी इंसान को डरा सकता है, पर रमेश पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो पेड़ों के पास जाकर बैठ गया। चांदनी रेत पर पड़ रही थी और लहरों की आवाज उसके विचारों को साफ कर रही थी। वो अपने बारे में सोचने लगा। उसकी सादगी, उसकी नरम आवाज, उसका दूसरों को महत्व देना, उसका ध्यान से सुनना, उसकी दिल से बोलने की आदत, ये सब उसकी अलग पहचान थी। पर वो उन्हें छुपाता रहा, सोचकर कि शायद दुनियादारी में लोग इन्हें कमजोरी मानेंगे। पर आज उसने महसूस किया, अपनी पहचान से बड़ा कोई हुनर नहीं, और अपनी पहचान छुपाना सबसे बड़ी गलती। जैसे ही उसका नाम मंच पर बुलाया गया, रमेश हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसने न तो कोई मजाक बनाया, न किसी स्टाइल की नकल की, न किसी का अंदाज अपनाया।
वो बस सचमुच अपने जैसा खड़ा था, सीधा, सरल, सच्चा। और उसने कहा, मैं लोगों को देखकर घबराता था, लेकिन अब मैंने समझा है कि दुनिया लोगों से नहीं डराती। अपना असली रूप छुपाने से डर लगता है। सब लोग शांत होकर सुनने लगे। उसके शब्दों में गहराई थी, वाणी में सादगी और आंखों में सच्चाई। फिर वो बोला, अगर कोई चीज मुझे खास बनाती है तो वो है दूसरों को आराम से सुनना, धीरज से बोलना और दिल से जुड़ना। मैं यही हूं और यही रहूंगा। और इतना कहते ही पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। रमेश के भीतर जैसे कोई बंधन टूट गया। उसे पहली बार लगा, उसने आज खुद को जीत लिया है। अगर आपने बॉडी लैंग्वेज सीखी, बात करना सीखा, आंखों का संपर्क बनाया, छोटी जीते दी, तो ये सब शानदार है। लेकिन इन सब का असली उजाला तभी चमकता है जब आप अपने असली रूप को साथ लेकर चलते हैं। अपनी सादगी अपनाओ, अपनी आवाज अपनाओ, अपना अंदाज अपनाओ, अपनी खूबियां अपनाओ, अपनी खामियां भी उसी प्यार से अपनाओ। क्योंकि दुनिया किसी परफेक्ट इंसान को नहीं ढूंढती, दुनिया एक सच्चा इंसान खोजती है। और जब आप अपने असली रूप में जीते हो तो आपकी बातचीत, आपका प्रभाव, आपके रिश्ते सब बदल जाते हैं। यही है असली कमाल, यही है पहचान बनाने की ताकत। दोस्तों, कम्युनिकेशन कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, ये एक सीखी हुई कला है। अगर रमेश जैसा आम इंसान इसे सीख सकता है तो आप भी सीख सकते हैं। याद रखिए, शब्द कम बोलते हैं, आपका अंदाज सब बोल देता है। अगर आप भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्तों में, करियर में, समाज में, तो आज से ये छोटे छोटे बदलाव शुरू कर दीजिए। यही है हाउ टू टॉक टू एनीवन की सबसे बड़ी ताकत। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई किताब, एक नई सीख और जिंदगी बदलने की एक नई शुरुआत के साथ।